नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों की पैठ की खबर आने के बाद से चुनाव आयोग इसे सुधारने और घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए स्पेशल ड्राइव चला रहा है। इसी ड्राइव के कारण पता चला है कि बिहार में सीमांचल में प्रति 100 मुस्लिम आबादी पर करीब 120 से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, जबकि आधार कार्ड का नेशनल सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 94% है केवल। जाहिर है ये आधार कार्ड गलत तरीके से बनाए गए हैं और घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए बनाए गए हैं। अब इन आधार कार्ड में कौन असली है और कौन नकली, इसकी पहचान करना तत्काल मुश्किल है। इसे तत्काल नहीं जांच पाने के कारण जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है लोकतंत्र का, क्योंकि इसी नकली पहचान से घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल हो चुनाव के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लोकतंत्र में शामिल होते हैं। और जो वोटर हिंदुस्तान का नहीं होगा वो अपना प्रतिनिधि हिंदुस्तान का भला क्यों सोचेगा? हिंदुस्तान की लोकतंत्र को मजबूत करने वाला प्रतिनिधि वह क्यों चुनेगा? वो तो वही चुनेगा जो उसका आका उसे आदेश देगा, जो सीमा पार से चल रहे इकोसिस्टम का संदेश उसे आएगा, उसी के आधार पर वह अपना प्रतिनिधि चुनेगा। फर्जी आधार कार्ड और इस कार्ड के आधार पर फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाना कितना आसान है, यह कम से कम सीमांचल के आंकड़ों से पता चल जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने अपने गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को बाहर रखा है। जिन 11 दस्तावेजों को पुनरीक्षण में शामिल किया गया है वो सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक के पास ही हो सकते हैं, और यही वजह है कि घुसपैठिए की बूते राजनीति करने वाली पार्टी इसका विरोध कर रही है। उन्हें लग रहा है कि उनके दशकों की मेहनत पर चुनाव आयोग पानी फेर दे रहा है। इससे पहले यह ड्राइव 2003 में चलाई गई थी और इसे पूरा करने में आयोग को करीब 1 वर्ष का समय लग गया था। अब चूंकि आयोग के पास उच्च और आधुनिक तकनीक है, डिजिटल वोटर लिस्ट है, डेटा को वेरीफाई करने के संसाधन भी उच्च तकनीकी से लैस है, इसलिए जिस कार्य को पूरा करने में पूर्व में 1 वर्ष का समय लगा था, आज उसे आप 30 से 60 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ। लेकिन सवाल इस कार्य को सिर्फ पूरा करने का नहीं, बल्कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जो दस्तावेजों की कसौटी चुनाव आयोग ने तय की है उस पर है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मौखिक आदेश में कह दिया कि दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है, आयोग यह बताए। आयोग का कहना है कि ये दस्तावेज पहचान बताते हैं, नागरिकता का प्रमाण नहीं देते, इसलिए इसे वोटर देने के लिए वैध दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई 28 जुलाई की होगी, लेकिन इकोसिस्टम आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को दस्तावेज में शामिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आपको बता दें कि यह गहन पुनरीक्षण का कार्य बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में भी किया जाना है, जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। और यही वजह है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष घुसपैठियों को देना चाहता है भारत के नागरिक का अधिकार? क्या वोटर बनने के लिए नागरिकता का प्रमाण मांगना गलत है? फर्जी नागरिक की पहचान करने का काम यदि आयोग कर रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या सीमांचल में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई है सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के बाद, वो प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मौखिक आदेश देते हुए कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अब आपको बताते हैं कि ये 9 विपक्षी दल आधार कार्ड को पुनर्निरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज में क्यों शामिल करना चाहते हैं? दरअसल इसके पीछे उनकी सोची समझी साजिश है, जिसे वो गरीब, दलित और पिछड़े नागरिकों का हक बताकर छिपाना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं,
आइए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल सरकार ने बिहार में आधार कार्ड सैचुरेशन के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में जहां राज्य का औसत आधार सैचुरेशन 94% है, वहीं किशनगंज 126%, कटिहार 123%, अररिया 123% और पूर्णिया 121% जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में यहाँ आंकड़ा 100% से भी ज्यादा है। यानी हर 100 लोगों पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड। ये आंकड़े डुप्लीकेट आधार कार्ड हैं या गैर नागरिकों को आधार जारी किए जाने के सवाल खड़े करते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे सीमांचल क्षेत्र में, जहां अवैध घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है। वहीं किशनगंज जिले के जियापोखर से मुस्लिम व्यक्ति अशराफुल को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 38 से 68% है। यहाँ पर आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज्यादा है। आमतौर पर एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, लेकिन यहाँ के आंकड़े बताते हैं कि या तो नकली आधार कार्ड बने हैं या फिर ऐसे लोगों को भी आधार कार्ड मिल गए हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। सीमांचल के इन 4 जिलों में आधार कार्ड की संख्या आबादी से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि नागरिकता का सबूत न होने के बावजूद आधार कार्ड के आधार पर निवास प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। आपने देखा कि बिहार में आधार कार्ड की क्या स्थिति है और जमीनी हालात क्या है, लेकिन फिर भी सत्ता पाने की लालसा में विपक्षी इंडिया गठबंधन इन फर्जी आधार कार्ड धारकों को नागरिक मानता है और इसी आधार कार्ड पर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहता है, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और सत्ता में जाने का रास्ता सरल हो सके। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ऐसी हालत में आधार कार्ड को चुनाव आयोग कैसे एक वैलिड दस्तावेज मान सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल कर लिया जाता है, तो अवैध घुसपैठिए और असली नागरिक के अंतर में बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरे बिहार में आधार कार्ड का सैचुरेशन प्रतिशत 94% है। यानी बिहार के 100 नागरिकों में से 94 के पास आधार है। लेकिन बिहार के कुछ जिलों में जो विदेशी अवैध घुसपैठिए हैं, उनके पास तो नकली दस्तावेजों की भरमार है। अब ऐसे में देसी और विदेशी की पहचान मुश्किल हो सकती है और सबको वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। जो भारत के नागरिक नहीं भी हैं, वो भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर देश के नागरिकों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था, उसको सिरे से खारिज कर। नहीं, विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट कमेंट किया है कि ये इस समय क्या जरूरत थी और यही क्यों, और यदि इस तरीके का कोई इंटेंसिव ड्राइव चलाना है तो पूरे देश भर में चलाइए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि आपका दायित्व लोगों को इंक्लूड करना है, वोटर को, कि ज्यादा कैसे इंक्लूड हो, वो कैसे एक्सक्लूड हो, किन उसके आधार पर हो, ये आपका दायित्व नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे ऐसे प्रूफ्स को भी उसमें सम्मिलित करिए। जब सरकार ने ये मंतव्य बनाया कि आधार को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना है, उस समय 2022 में याद करिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता
वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि आधार तो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने की कुचेष्टा सरकार को नहीं करनी चाहिए। आज वही लोग हैं जो ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि आधार के आधार पर ही वोटिंग होनी चाहिए और आधार के आधार पर कौन देश का नागरिक है वो डिसाइड होना चाहिए। ये पूरी तरह से दोगली नीति कांग्रेस पार्टी की दर्शाती है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, वो एसआईआर का जो सर्वे है वो कंटिन्यू होगा, पर उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अब तक एक्सेप्ट नहीं करे थे, जैसे आधार हुआ, आधार को एक्सेप्टेंस दिया है उन्होंने, और फाइनल डिसीजन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो मैं मानती हूं कि इसमें खास करके जनता का जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि आधार के जो आधार दिखा रहे थे उनका नाम खारिज किया जा रहा था, कह रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए। अब उसको मान्य किया है तो उसको हम वेलकम करते हैं। पर मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस समय पर इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनको पता नहीं था बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं? क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं हो सकती थी? तो लोगों के मन में शंका डालना, और महाराष्ट्र में हमने उसका फॉलो आउट देखा है, और अब खुलेआम ही करना कहीं ना कहीं दिखाता है कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। देखिए, बंगाल नहीं, सारे हिंदुस्तान में करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार में जिस इरादे को लेकर ये एसआईआर बनाए जा रहे हैं, इसके चलते आम लोग, खासकर पिछड़े वर्ग के लोग, खासकर गरीब लोग, दलित लोग, इन लोग तो इरादों पे प्रश्न किया जा रहा है कि इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है, आखिर क्यों चुनाव से 5 महीने पहले जो है ये इंटेंसिव रिवीजन जो है वोटर लिस्ट का कराया जा रहा है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मेहमान जुड़ गए हैं, सारे मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। विनोद यादव जी है हमारे साथ, जो कि नेता आरजेडी के हैं। राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल कुमार जी कांग्रेस की तरफ से है, और अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ है, जो इस पे अपना लीगल राय जो है वो अपनी रखेंगे। और चर्चा की शुरुआत मैं निखिल जी से करना चाहता हूं। निखिल जी, ये जो इंटेंशन आप लोग कह रहे हैं कि इंटेंशन सरकार का जो है वो सही नहीं है, गलत है, क्या इंटेंशन आपके हिसाब से सरकार का है जो ये कर रही है? किस इंटेंशन से आपके हिसाब से ये अभी करवाया गया है 5 महीने पहले? नमस्कार। बेसिकली इंटेंशन इनका बस है पब्लिक को परेशान करना। इन्होंने जैसे नोटबंदी करके परेशान किया था, जैसे हर एक योजना इनका जनता को परेशान करना। हर बार जो है इनकी जितनी भी योजनाएं आती हैं सारे परेशानी लाती हैं। आज के समय में जिनके पूर्वज नहीं रहे, जिनके पुरखे नहीं रहे, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो दस्तावेज होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं वो कहां से लाएंगे? और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बाढ़, सुखाड़ और तरह तरह की जो गरीबी से लोग त्रस्त हैं, उनके पास रखने के लिए एक ब्रीफकेस तक नहीं है, और आप उनसे आप मांग रहे हैं कि भैया हमको दस्तावेज दीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। और इसके लिए कोसी क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात जो कह रहे हैं, उसके अलग से प्रावधान होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, वहां पर जो है कुछ अलग आधार, जब दूसरे दस्तावेज नहीं है तो आधार कार्ड कहां से आ जाएगा? निखिल जी, मैं बोल रहा हूं, जब दस्तावेज नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा युवा, नहीं, आप जो कह रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग जो है उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो दस्तावेज नहीं है तो फिर आधार कार्ड भी नहीं होगा, वोटर आई कार्ड भी नहीं होगा, राशन कार्ड भी नहीं होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, 11 जो लिस्ट मांग रहे हैं वो बाढ़ में बह गया, ये 4 बचा हुआ है। ये कौन सा बाढ़ है भाई जो कि इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? आधार कार्ड छोड़ के दस्तावेज बना रहा है। क्यों कर सकते? सेलेक्टिव हम नहीं कर सकते उसको ना। नहीं तो आप ही कह रहे हैं ना भाई, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोग ये तो नहीं कह रहे हैं, ये तो दस्तावेज वाला जो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें तो पहले से भी ये प्रॉब्लम है,
ये आज तो मांगा नहीं है, तो आज जो लिस्ट आई है, आज जो लिस्ट आई है, मैंने कहा जिनके पास छत तक नहीं है, जिनके पास एक अटैची तक नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं रहते हैं। हाँ। ये मेरा कहना है। आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है, इसका आप कोई डॉक्यूमेंट तय करेगा सिर्फ कि ये यहाँ के नागरिक हैं। नहीं निखिल जी, आप बात को समझिए, समस्या कहाँ है। विपक्ष ये कह रहा है जो 11 जो आप डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनमें से 3 डॉक्यूमेंट्स और जोड़ दीजिए, यानी 11 3 कितना हो गया, 14 डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए या 15 कर दीजिए, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जोड़ दिया। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सूटकेस भी नहीं है, सामान दस्तावेज रखा नहीं जा सकता है, तो ठीक वो अलग समस्या है। आप कहिए जो बिना किसी दस्तावेज के लोग वोट कैसे देंगे, इसका प्रावधान जो है चुनाव आयोग करे। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पे करने दीजिए, वोटर आई कार्ड के आधार पे करने दीजिए, राशन कार्ड के आधार पे करने दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पे करने दीजिए। तो आप कह रहे हैं सब दस्तावेज जब बाढ़ में बह जाएगा तो ये 4 दस्तावेज कहां से रह जाएगा उसके पास? मैंने सिर्फ बाढ़ में दस्तावेज बहने की बात की ही नहीं। मैंने तो पहले कहा जब कि डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल तो है, पढ़े लिखे लोग सारे हैं क्या बिहार में? क्या सारे लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है? डोमिसाइल के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? डोमिसाइल सबके पास बना हुआ है। नहीं बना हुआ तो बनवाइए ना, बनवाइए ना। आपको तो एक बार तो बनवाना पड़ेगा ना। जाति प्रमाण पत्र तो बनवाना पड़ेगा ना सर, एक बार तो बनाना पड़ेगा। आखिर आप देश के नागरिक हैं, ये बात तो बताना पड़ेगा ना कैसे भी। ये काम तो सबसे पहले कांग्रेस को करना चाहिए था। देखिए ये काम तो पहले इलेक्शन में ही हो जाना चाहिए था। पहले इलेक्शन में ही वोटर आई कार्ड का जो है उसी को मिलना चाहिए था जो यहाँ का नागरिक हो, लेकिन शुरू से नहीं हुआ, तो अब हो रहा है। आप इसका चुनाव आयोग क्या नागरिकता तय करेगी? हाँ, यही बात हम कह रहे हैं। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर रही है, वो पहचान कर रही है कि कौन नागरिक नहीं है। नागरिकता दे नहीं रही है, कौन नागरिक नहीं है इसकी पहचान कर रही है। ये पहचान वो कर सकती है, नागरिकता नहीं दे रही है। ठीक है, वो गृह मंत्रालय नागरिकता देता है। नागरिक कौन नहीं है इसकी पहचान कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। जो भी देश का सच्चा नागरिक है वो कह सकता है कि हमारा बगल वाला घुसपैठिया है, ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर सकता है, कोई भी कर सकता है। विनोद यादव जी, आपकी आपत्ति क्या? ठीक है सर, आपने बोल दिया। आप विनोद यादव जी से, ठीक है, आप विनोद यादव जी के पास जाते हैं। विनोद यादव जी, आपकी आपत्ति भी कांग्रेस वाली है या कुछ और है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में अपना सर्टिफिकेट तो दिखा नहीं पाए। हाँ। और बिहार की जनता को 1 महीना का समय मिला है कि आप लोग अपनी जो है नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेज लाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस आधार कार्ड को इतने जोरों शोर से बनाया गया, आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड में इंसान की आंख की पुतलियां और 10 हाथ की उंगलियां अंकित है, उसके बाद भी अगर आपको उस आधार कार्ड पे भरोसा नहीं है तो हिंदुस्तान के किस नागरिक पे भरोसा होगी? अब विनोद यादव जी एक चीज बताइए, चोर और डकैत का भी अब आप 10 हाथ उंगलियां होती है, आंख की पुतलियां पाकिस्तानी को भी होती है, बांग्लादेशियों को भी होते हैं, हाथ के निशान भी बांग्लादेशियों के होते हैं। माननीय उच्च सुना जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि ठीक है आप SRI कराते हो, SIR करा रहे हो, पुनर्निरीक्षण करा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों है कि अगर नवंबर में बिहार में चुनाव है तो इतनी आनन फानन क्यों है? इस पर क्वेश्चन है उनका, ये आप लोग भी जान रहे हैं। ठीक है, जवाब दे देगी, जवाब चुनाव आयोग को देना है, जवाब चुनाव आयोग देगी। लेकिन हम लोगों ने एक बार कल भी डिस्कस परसों भी किया था कि भाई अभी तो तकनीक आ गया है, आप 10 दिन में कर सकते हैं। सुनिए, चुनाव आयोग देश के नागरिकों के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के लिए बना है। तो नागरिकों की जो समस्या हो तो उसको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, जवाब भी आपने दे दिया, जवाब भी विनोद जी आपने जवाब दे दिया। मैं यही कह रहा हूं कि नागरिकों के लिए है, जो नागरिक है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नागरिक नहीं है उसको दिक्कत हो रही है और उसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं। अरे जो नागरिक है ना उसके पास कौन थे पूरे बिहार में 9 तारीख को सड़क पे कौन थे? क्या पूरे 9 जुलाई को पूरे बिहार में सड़क पे कौन थे? बताइए आप हमको। वो आप लोग थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्पेशली 1 मिनट, स्पेशली क्या लालू जी थे? स्पेशली क्या सिर्फ तेजस्वी जी थे या जनता और जनमत थी? भाई साहब तो उस जो 9 तारीख को सड़क पे थे वो नकली आधार कार्ड वाले थे या असली आधार कार्ड वाले थे, ये कैसे पहचाने आप?
ये आपने पहचाना? अभी जो भाई साहब, अभी कटिहार में जो 11 साल में अपने मोदी का सर्टिफिकेट दिखा पाया क्या? ठीक है, मोदी जी के खिलाफ आप कोर्ट में चले जाइए ना, क्यों नहीं चले जाते कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट पे इतना भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट आपके हर रात में 2 बजे भी आपकी बात सुन लेती है, ये भी सुन लेगी, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप यहाँ पे? अब हम उनका सर्टिफिकेट थोड़ी लेके घूम रहे हैं। मैंने आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो आधार कार्ड के बारे में जो रिपोर्ट आई है, सरकार ने दिया है कि 100 व्यक्ति पे 126 आधार कार्ड बने हैं। ये तो 26 आधार कार्ड किसके हैं? कैसे बने? फर्जी भाई वो फर्जी बने हैं ना, फर्जी बने हैं, उसको लोग भी पकड़ाए हैं, और वो फर्जी बनाने वाले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में आ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? देश में सेंट्रल फोर्सेज आता है। फिर से आप वहीं पे आ गए। मैं कह रहा हूं ठीक है, गलती है सरकार की, लेकिन क्या कोई गलती कर दिया तो ढोते रहे उसको कि उसको ठीक करे, करेक्ट करे उसको? दोनों बात आप ही कर रहे हैं। अरे भाई, वो गलती हो गई तो आप उसको सजा दीजिए, जनता देगी सजा ना। लेकिन जनता है कि इस बार जो आप वोटर लिस्ट बनाइएगा वो सही है? नहीं तो ठीक है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए ना। देखिए, आपके पास जब जो जानकारी मिले उसके हिसाब से आपको अपडेट करना चाहिए। कोई भी जानकारी जो है वो अंतिम जानकारी नहीं होती है। पूरे देश में अरे विनोद यादव जी, बिहार में क्यों? विनोद यादव जी, देश में एक साथ क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? अभी क्यों नहीं चल रहा पूरे देश में? अभी ये बताइएगा। पूरे देश में लागू किया जाएगा, अभी शुरुआत है। बाकी 26 में 6 राज्यों में किया जा रहा है। उसके बाद अलग अलग जहां चुनाव है वहां किया जाएगा। 2026 में भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, आपने बोल दिया, फिर आगे अगली बात। नेक्स्ट हमारे साथ राहुल आनंद जी है। जरा सा मैं अपने इससे बोलूंगा कि नाम जरा ठीक करें पीसीआर से। राहुल आनंद जी को आपने गलत लिख दिया है। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे आप? इनकी आपत्ति पे आपको क्या कहना है? देखिए, आज जो विपक्ष हो गया है ना, आज विपक्ष के लिए एक बहुत फेमस गाना है जो आजकल बड़ा मेन न्यूज का चल रहा है, घर जला है मेरा क्या बिगड़ा तेरा। और देखिए क्या है कि विपक्ष अब नोकिया फोन की तरह होता जा रहा है धीरे धीरे, जो आउटडेटेड हो गया है आज के समय में। देखिए, ये कभी भी ये दोनों लोग बैठे हैं साथ में, और दोनों लोगों में किसी ने इस बात को नहीं चिंता जाहिर की कि जो 100 के जगह पे 126% बन गए हैं आधार कार्ड, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया इन लोगों ने नहीं दी। देखिए क्या है ना कि विपक्ष की जो राजनीति करने की जो शैली है वो जिस समुदाय पे टिकी हुई है उस समुदाय के लिए विचलित है। इसीलिए ये जो नारे लगा रहे हैं ना, वो मुसलमानों के नाम को लेकर लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आरजेडी के प्रतिपक्ष के नेता, मतलब बिहार राज्य के प्रतिपक्ष के नेता ने साबुद्दीन जिंदाबाद और तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए। वो इसलिए लगाए क्योंकि वो एक संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा भी, अभी 1-2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें कहा कि अगर आपने मुसलमानों को छुआ तो समझे कि आपने हमें छू लिया है। तो देखिए, ये जो दलीलें पेश कर रहे हैं ना, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए विपक्ष के बारे में, तो विपक्ष आज अगर पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ जाए तो ये सड़क पे आकर बैठ जाएंगे। लेकिन 8 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके राज्य और आपके देश में बैठे हैं, इसके ऊपर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, अगर तार्किक बातें में की जाए तो ये मैं कह सकता हूं कि जब 1952 में हो सकता था ऐसा, यार 1965 में हो सकता था, 67 में हो सकता था, 83 में हो सकता था, 95 में हो सकता था, पहले भी हुए हैं, तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? पहला सवाल। और दूसरा, जो ये 10 लोगों ने जो PIL दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के तहत, और उसमें से एक जिसको PILF ऑफ भारत कहा जाता है, उन्होंने 10 के बदले 1 ने डाला था। उनकी अगर देखें तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग से कि क्या आपको अधिकार है SIR करने का, तो उसने बताया कि हाँ, हमारे पास अधिकार है, हम इस तहत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ निश्चित, तब आप आगे बढ़िए। लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप इसको क्यों नहीं ऐड करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो फॉर्म मिल रहा है सबको, उसमें वैकल्पिक तौर पे तो आधार को भी जोड़ने का नाम दिया जा रहा है। आप अपना नाम लिखिए। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इन लोगों ने जो आधार कार्ड बनाया होगा, कोई तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई डॉक्यूमेंट तो जमा किया गया होगा। अगर वो नहीं जता पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिया है। और जब सरकार ने इनको पकड़ा है और जब चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई कर रही है, तो इसका अभिनंदन करना चाहिए। आधार कार्ड बनाने के लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे ना, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिया ही होगा, तभी आधार कार्ड बना होगा। वैसे आधार कार्ड के लिए जो है उसने हाथों के निशान और आंखों की पुतलियों का जो है वो लिया जाता था, उसके बाद बनता था। वैसे संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, और जब ये मामला चल रहा था तो संदीप जी वहीं पे थे, और संदीप जी ने लाइव इसे एक्सपीरियंस भी किया है। संदीप जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ?
संदीप जी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जरा बताएं, हमारे जो जितने महानुभव बैठे हुए यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के, सबके अपने अपने विचार हैं। आपने देखा ये सारी चीज, क्या कोर्ट में हुआ क्या था और कोर्ट के आर्गुमेंट्स जो थे दोनों के, क्या लग रहा है आपको कि आधार को जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि भाई आप क्यों नहीं जोड़ सकते, पूछा है, और 28 तारीख को जो है आखिरी जो है सुनवाई होगी, उसमें तय होगा कि जोड़ने के लिए कोर्ट कहती है या नहीं कहती है। संदीप जी देखिए, पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि वोटिंग राइट पाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वह है नागरिकता, और अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो आपके पास वोटिंग का राइट देने के लिए कोई भी संस्था इलेक्शन कमीशन को बाध्य नहीं कर सकती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो वोटर आई कार्ड बनता है उसके 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है पहचान का और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है पते का, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जहां तक बात है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन भी स्वागत करेगा, सभी लोग स्वागत करेंगे, लेकिन जब प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात आएगी तो वहां पर जो है एड्रेस के तौर पे इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो आपने कहा अभी कि आंख की रेटिना और हाथ की उंगलियों के निशान, इसके अलावा कोई और चीज लिया ही नहीं गया आपसे, और न ही किसी तरह से सरकारी मशीनरी ने उस पते को वेरीफाई किया है जो आपको पता उसमें लिखा हुआ है कि वहां आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और बाकी पहले तो बाई पोस्ट आते थे, फिर तो लोगों ने नेट से डाउनलोड करना शुरू कर दिया इलेक्शन आई कार्ड को। यहाँ पे एक चीज मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि यह सवाल उठ रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई इसी समय क्यों, तो इसी समय का जवाब है, गूगल करें आपके दर्शक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का सेक्शन 21 का सब क्लास 2 का क्लास ए के 2 सब क्लास है 1 and 2। 1 and 2 में कहा गया है कि भाई हर लोकसभा चुनाव के पहले या विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। यह मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन के लिए, इस पे रोना धोना बंद करिए। दूसरी बात, पैरा 2 में कहा जाता है कि अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। तो यह इलेक्शन कमीशन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत ही बाध्यकारी है कि वह पुनरीक्षण करे। अब पुनरीक्षण करने पे शोरगुल क्यों मच रहा है, उसका कारण यह है कि पुनरीक्षण तो यूपी में भी हुआ, पुनरीक्षण तो महाराष्ट्र चुनाव में भी हो, सब में होता है। हर चुनाव के पहले एक वोटिंग इलेक्टोरल रोल जो है ड्राफ्ट पब्लिश होता है। इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखें, जब किसी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके पहले जो है आ जाता है कि फाइनल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होंगे। लेकिन जो बात आ रही है कि रोहिंग्याओं के जो आधार कार्ड बनवाए गए, बांग्लादेशियों के जो आधार कार्ड बनवाए गए, आज एक चीज से खत्म हो जाते हैं। इस चीज को देखिए ध्यान से, अपने दर्शकों को भी दिखाइए। यहां साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि यह जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ पते का प्रमाण पत्र है। जब जो डॉक्यूमेंट लिखा ही है कि नागरिकता का नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर विपक्ष कैसे मांग कर सकता है कि इनको वोटिंग का राइट दे दिया जाए? अब इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? जो लोग इस चीज की मांग करते हैं, इसको तो मैं मानूंगा कि देशद्रोह है कि भाई जिसके पास नागरिकता का अधिकार ही नहीं है, जिस कागज के आधार पे, उस कागज के आधार पे आप चाहते हैं कि लोगों को वोटिंग राइट मिल जाए। भाई पते के प्रमाण पत्र के लिए डोमिसाइल बनेगा, सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, डोर टू डोर उसमें वेरिफिकेशन होता है। आप चाहते हैं केवल पुतलियां और अंगूठे आपके लग गए उसके आधार पे आप नागरिक हो गए? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन एक चीज जो संदीप जी आपने कहा कि पुनरीक्षण का कार्य करती है, वो जो पुनरीक्षण है वो तो हर एक चुनाव को अपडेट किया है, क्योंकि हर एक इलेक्शन के बाद से लोग इधर से उधर जाते हैं, कोई नया नाम जुड़ता है, फिर कुछ लोग जो है बाहर से जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, वो उसके लिए होता है। लेकिन ये जो गहन पुनरीक्षण का कार्य है ये तो हमेशा नहीं होता, ये जो है 2003 के बाद से पहली बार हो रहा है। तो ये तो गहन पुनरीक्षण शिकायत नहीं आई कि 126% आधार बन गए। उत्तर प्रदेश में कहीं ये शिकायत नहीं आई कि 126% आधार बन गए। और बिल्कुल दूसरी बात, बिहार की एक चीज मैं और ऐड करूं, बिहारी टैलेंट के बारे में। बिहारी रिक्शा चलाने से लेके हवाई जहाज तक उड़ाता है। तो यहाँ पर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल में बिहार में लौटे ही नहीं है, बिहार गए ही नहीं हैं, और उनके फर्जी वोट हर चुनाव में पड़ते हैं। तो कम से कम पता तो चले कि असली बिहारी कौन है। और अभी जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि महिलाएं जो
ओरिजिनल डोमिसाइल है बिहार की, उनको आरक्षण मिलेगा। तो सपोज करिए अगर कल को बिना डोमिसाइल के लोगों को डोमिसाइल मिलने लगा या बिना प्रूफ के मिलने लगा डोमिसाइल, तो उन बहनों का अधिकार। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूंगा। आधार का व्यापार जो बिहार में चल रहा है और पुनरीक्षण के कार्य में ये सारी चीजें सामने आ रही है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। अभी सीधा चलते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी, आपने हमारे सारे मेहमानों को सुना, सभी के अपने अपने तर्क थे, आप सुन भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। जरा आप बताइए कि क्या जो आर्गुमेंट्स विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है वो कितना वैलिड आपको लग रहा है? क्या आपको लगता है ये सिर्फ राजनीति है, सिर्फ बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए? उनको ये डर है कि कहीं हमारे जो वोटर लिस्ट में जो हमने घुसपैठिए घुसाए हैं उनके निकल जाने से चुनाव हारने का डर है, या चुनाव में परफॉर्मेंस का डर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है? मुकेश जी, आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे भाई बंधुओं को जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए मुकेश जी, ये क्लासिक केस है जो ये देश पिछले 4-5 सालों से देख रहा है, जिसको कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। मैं पिछले 4-5 डिबेट में खास करके सुदर्शन पे और आरजेडी के नेता यादव जी से और कांग्रेस से तो एक आध दो बदलते रहते हैं, कल अनिल जी थे, उनसे मैं ये बात पूछ रहा हूं कि मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जो सीए कानून के आने के बाद से जिसकी नागरिकता चली गई हो। पूरे देश में अपोजिशन है, खास करके कांग्रेस, आरजेडी और जितनी भी मुसलमान परस्त पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण पे पलती है, जो पोषित होती है और जो इस तरह के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के हितैषी बनी हुई पार्टी, इन्होंने देश में 3-4 साल तक आग लगाया। आज भी एलिफिस्टन के पीछे जो एरिया है पटना में, वहां पे 4-5 मौलाना छतरी लगा करके और जाजिम बिछा के उसके खिलाफ अब कोई मोर्चाबंदी कर रहे होंगे कि मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी। भ्रम फैलाना, देश में आग लगाना, अराजकता करना, ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है। खैर, कांग्रेस की एक और पहचान है, आरजेडी की है, वो है करप्शन। लालू यादव जेल जा चुके हैं, इनके दोनों नेता जो है सोनिया और राहुल, ये बेल पर है। तो देश इनके बारे में जानता है। अराजकता फैलाना और सिर्फ अराजकता फैलाना, भ्रम फैलाना। अब ये क्या भ्रम फैला रहे हैं कि नागरिकता चली जाएगी, वोटर कम हो जाएंगे। अरे भाई, कोई ये बात समझने को सुनने को तैयार नहीं है कि बिहार में 7 करोड़ 80 लाख वोटर है। 2003 से पहले जिसका भी नाम उस रोल में है उसको कुछ नहीं देने की जरूरत। मतलब 60% जो लोग हैं वो क्लियर है। अब बच गए 40%। वो 40% में भी जिसका भी नाम उसके पिताजी का या माताजी का नाम अगर इलेक्टोरल रोल में 2003 से पहले है, उसको भी कुछ ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपने पिताजी और माताजी का नाम बताना है, उनके डिटेल्स देने, उसका नाम भी जुड़ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने 70% के करीबन 70% तक कल अपना काम खत्म कर लिया है। मूल बात तो ये नहीं रहेंगे, अराजकता। 90,000 बूथ है बिहार में। मुकेश जी जल्दी खत्म कर। 90,000 बूथ है बिहार में, 82,000 बीएलओज हैं और 1.25 लाख के करीब बीएलएज हैं। इनकी भी है, इनके पार्टी के राजद और कांग्रेस का तो खैर कोई वजूद नहीं है, राजद के और इनके भी लेफ्ट वेफ्ट के भी, इनके भी कुछ वहां पे बीएलएज हैं। 1.25 लाख। अब ये लिस्ट बनने के बाद सारे भाई एक मिनट चुप रहिए, मैं आ जाऊंगा। निखिल जी आ जाऊंगा। ठीक अविनाश जी, बात पूरी करिए। निखिल जी मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मुस्लिम परस्त पार्टी नहीं, ठीक है ना, आ रहा है मुस्लिम परस्त पार्टी तो आप हैं तो। राहुल ने बोला है कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, मुस्लिम लोग नहीं है। राहुल ने टोपी पहन के बोला है पार्टी है। क्या बात करते हैं आप? निखिल जी और अविनाश, निखिल जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपको पूरा समय दूंगा। जी अविनाश जी बात पूरी कीजिए। बस ये 1.25 लाख इनके बीएलएस हैं। अब ये 40% जो लोग, जो नए लोग हैं, जिनका शायद देहांत हो गया हो या जो 18 साल के हुए हो, उनका नाम जुड़ना है, कुछ दस्तावेज उनको देना है। ये बहुत सुगम काम है और हमेशा से होते आया है, पर इनको भ्रम फैलाना है। केवल 1.25 लाख बीएलएस हमारे पास जो है और जो बीएलओज है, ये लिस्ट बनने के बाद 1 महीने का वक्त है। जिसको भी जो सवाल जवाब पूछना है वो पूछ सकता है इलेक्शन कमीशन से। 30 सितंबर के समय फैलाना, एक मिनट खत्म कर रहा हूं, इनको अराजकता फैलाना है। ठीक है, निखिल जी के अब कुछ सवाल, ठीक है निखिल जी कुछ बोलना चाहते हैं। कोई भी मामला अगर न्यायाधीन होता है तो उस पर हमें चुप रहना चाहिए। ये बंद करते हैं, ठीक है अविनाश रूप से इसी के लिए जाने जाएंगे और जाने जाते हैं। इन्होंने जो भाई साहब बीजेपी प्रवक्ता है राहुल आनंद जी ने, इन्होंने सीधा कहा कि मुस्लिमों को, इन्होंने गणना कब की है, जबकि जनगणना जब 11 साल से हुई नहीं, तो इनको कैसे पता चल गया
ये अपने मन से एक डेटा लेके आते हैं और वो थोप देते हैं और आपको मीडिया कैसे पता चल गया कि सीएए कानून से मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी? निखिल जी ये सवाल जायज है। ये अविनाश जी ये जो मैं बताता हूँ ये डेटा कहाँ से आया मैं बताता हूँ। अरे मैं अविनाश जी निखिल जी आप जो कह रहे हैं ये डेटा 11 के बाद से नहीं, मैं बताता हूँ ये डेटा आया है। आपने जो अभी जातीय जनगणना कराई थी ना पिछली बार जो सरकार ने कराई थी वहां से ये डेटा आया है। वो डेटा वहां का है। अब बोलिए। जाति जनगणना अब सर्वे जो करवाया था ना, जो सर्वे करवाया था ना उससे आ गया ये, लोगों को पता चल गया जी। सुपर प्लस डेटा हो गया फिर तो। हाँ बस आगे आप अगर वो सर्वे है वो सर्वे में नहीं है, नाम कुछ भी दे दीजिए उसमें नंबर आए हुए हैं ना, नंबर्स तो है ना उसमें, वही नंबर है ये। सही आंकड़े के बिना अगर आप कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भ्रम फैला रहे हैं। इसमें डेटा का इसमें यहाँ पर अरे निखिल जी अगर कोई मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाहरी है ये जिम्मेवारी किसकी है? अविनाश जी बारी अविनाश जी बीच में नहीं, मतलब है गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर अगर कोई आदमी घुसा है और पिछले 11 साल में सत्ता में है, अविनाश जी बारी देखिए कोई आपकी बात समझ नहीं रहा, आप लोग बीच में मत बोलिए। सरकार है यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों नहीं रोक पाए? क्या रोकना था? क्या रोकना क्या था? रोकना क्या था भाई इसमें? अरे रोकने जब जागो तब सवेरा निखिल जी, जब जागो तब सवेरा। पुरानी जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, लेकिन अभी हमें पता चला, अभी हम इसे दुरुस्त करेंगे। जब पता चला तब हम इसे दुरुस्त करेंगे। चुनाव के ठीक पहले जी आऊंगा विनोद जी आ रहा हूं। पुनरीक्षण शुरू करते हैं तो आपके नियत पर संदेह होगा और चुनाव आयोग का जवाब अगर नहीं होगा। पहले भी 1 महीना में हुआ है, 2003 में भी 1 महीना में हुआ है। 2003 में ज्यादा समय लगा था, लेकिन उस समय तकनीक नहीं था ना। अरे निखिल जी 2003 से 2025 में 22 साल का फासला है। 22 साल में हमारी तकनीकें जो है काफी चेंज होगा, डिजिटल इंडिया हो गया है। अब आप एक क्लिक पे सारी चीजें जान सकते हैं। वोटर आई कार्ड आप अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं, पहले नहीं करते। 2003 में ये सुविधा नहीं थी। अब 2025 में सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल इंडिया हो चुका है और अब तकनीक की वजह से ये सारी चीजें 30 से 60 दिन में पूरे परफेक्शन के साथ किया जा सकता है। ठीक है राहुल जी हमारे साथ विनोद यादव जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी विनोद जी। संदीप जी हमारे अधिवक्ता साहब बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है। साहब दिसंबर और जनवरी में भी तो आंशिक पुनरीक्षण हुआ है कि नहीं आपके? हुई है बिल्कुल। तो दिसंबर और जनवरी में ऐसी कौन सी आफत नहीं आई थी कि कि रोहिंग्या बांग्लादेशी इसमें वोटर जुड़े हुए थे और इसी वोटर के आधार पर आपने 2024 में सरकार बनाई। आपने कभी नहीं कहा कि वो मुसलमान जो बाहरी आ गए उनकी संख्या बढ़ गई, प्रकारेण वो आ गए। उस समय आपने मुद्दा नहीं उठाया जब आपकी सरकार बनी। आज जब यह चुनाव नवंबर में है, सबसे पहला हम लोग का मुद्दा यह है कि चूंकि समय बहुत कम है, समय कम नहीं है। ठीक है ये मुद्दा नहीं, ये चिंता है। विनोद जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अविनाश जी प्लीज, मैं आ जाऊंगा। आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आधार कार्ड चाहिए। अरे आधार कार्ड चाहिए, आधार से लिखा हुआ है वो नहीं हो सकता है। विनोद जी आप जो कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला नहीं तो आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ ये तो अभी तो दिखा दिया उन्होंने, सबको जानते हैं। अभी दिखा भी दिया संदीप जी ने अभी दिखा भी दिया उसको। विनोद यादव जी देखिए आपने जो कहा है ना विनोद जी अविनाश जी बिहार की साक्षरता कितनी % है जो आप दिखा रहे हैं कि आधार पे लिखा हुआ है? कितने लोग पढ़ पा रहे हैं? जवाब दीजिएगा। सबके पास आपके जैसा कितने लोग पढ़ पा रहे हैं? साक्षरता बताइए। आपसे ज्यादा ज्ञान है यादव जी, सबके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है। तो अविनाश विनोद जी अगर वो साक्षर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है और ये कोई समस्या नहीं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं नहीं वो आप गलत कंटेस्ट में जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ पा रहा है तो वही वोट देगा, नहीं पढ़ पा रहा तो वोट नहीं देगा, ये कोई आधार नहीं हुआ ना। और आप जो कह रहे हैं ना विनोद यादव जी वो आप मुद्दा नहीं है, वो चिंता है आपकी और जायज चिंता है और उसका जवाब दिया है चुनाव आयोग 28 तारीख को आपकी चिंता का समाधान कर देगी।
चुनाव आयोग को उन्होंने बोला कि 28 दिन में कैसे, 60 दिन में कैसे होगा, तो वो बताएगी 28 तारीख को और उसमें आपका समाधान हो जाएगा। रही बात आपने कहा कि लोग ये यूपीआई के समय दे रहे थे कि गरीब यूपीआई कैसे यूज करेगा, स्मार्टफोन कैसे यूज करेगा गरीब, अब मुंह की खाली पड़ गई। वर्ल्ड का नंबर 1 डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, फिर राहुल जी के पास। संदीप जी। मुकेश जी, मैं कहूंगा कि अगर कोई टीवी डिबेट कराता है, मुकेश जी तैयार हैं, सुरेश चौहान के जी तैयार हैं, तो मैं कहूं संदीप मिश्रा अपने वकील की ऑफिस में बैठा हो। अब्दुल्ला प्रेम दीवाना हो रहा है दोनों का। जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे थे, लगभग 11 साल में लगभग बिहार में हर लोगों के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा चुकी है मोदी सरकार, पूरे देश की भी बात अगर करें तो। और जो विपक्ष की जो मुख्यतः जो रणनीति है राज करने की, वो लटका के, अटका के, भटका के और जातीय उन्माद फैला के और कुछ नया थोड़ा सा डरा के जो अब वो कर रही है, जो देखने को मिला है। अभी जो 9 तारीख को जब इन लोगों ने बिहार बंद किया था, उसमें देखने को मिल गया था कि किस तरह से ये लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है और 28 तारीख को वो जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा उस पर सबकी नजर है। मैं कहूंगा जो हमारे साथ जो विनोद यादव जी हैं, निखिल कुमार जी, वो भी 28 तारीख का फैसले का इंतजार करें और उसके बाद जो है कोई अपना निर्णय आखिरी करे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका, अविनाश जी आपका, विनोद जी आपका, निखिल जी आपका और संदीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से आधार कार्ड पे रिपोर्ट आई है कि 100 जनसंख्या पे 126 आधार कार्ड जो है खासतौर पे सीमांचल में बने हुए, किशनगंज में बने हुए हैं और 100 घुसपैठिए बराबर 123 जो मुस्लिम वोटर हैं, ये चिंता के विषय है। और इसी चिंता को लेकर के ये जो है इंटेंसिव जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है और उसमें ये बात सामने आ जाएगी और साफ हो जाएगी कि जो 26 जो आधार कार्ड बने हुए हैं वो किसके हैं और उनमें जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करके लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसी को रोकने के लिए चुनाव आयोग जो है प्रतिबद्ध है और ये चीज़ चुनाव आयोग करके रहेगी। 28 तारीख को हालांकि सबका इंतजार है कि 28 तारीख को जवाब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या देती है उसी से आगे की राह जो है वो तय होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।